नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, धन्यवाद आपके चैनल पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। सर ये बताइए कि महाराष्ट्र विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा को लेकर जो खुलासा किया है, उसमें क्या क्या ऐसी बातें जिसके चलते कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में खासतौर पर राहुल गांधी पूरी तरह से फंसने वाले हैं। देवेंद्र जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही विधानसभा में, ये जो अभी शीतकालीन अधिवेशन चल रहा है नागपुर में, कि भारत जोड़ो यात्रा का जो महाराष्ट्र का पैच था उसमें बाहर से पैसा आया था और वो पैसा यूज किया गया। यानी सबसे पहले इसके अंदर समझने की जरूरत है कि पॉलिटिकल डोनेशंस जो ऑफिशियली कांग्रेस को मिलती है, ओके, कांग्रेस या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के साथ जो भी रजिस्टर्ड हो, उसको बाहर से फॉरेन फंडिंग आ सकती है। ये वेदांता के केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन आपको कांग्रेस के हिसाब में पैसे नहीं दिखाने हैं, आपको अलग अलग एनजीओ का खर्चा दिखाना है। क्योंकि अगर मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए बताऊं तो मुझे अपने वाइट के अकाउंट में कुछ नहीं दिखाना है कि मैंने तो कुछ खर्चा किया ही नहीं है, पैसा कहां से आया। तो और कहीं डालो, बेनामी जो असेट्स होते हैं, जैसे कलकत्ते में कहते हैं कि बहुत सारी बेनामी कंपनियां हैं, या मॉरिशस में बहुत सारी बेनामी कंपनियां हैं, वैसे बहुत सारे एनजीओ खड़े किए जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के मोबिलाइजेशन के लिए जो खर्चा लगा वो उन्होंने किया। तो देवेंद्र फडणवीस का मुझे जो लग रहा है, मेरा समझ में, बिकॉज ये एरिया में मैंने बहुत काम किया, मुझे लग रहा है देवेंद्र फडणवीस ने एक बहुत अच्छा होमवर्क किया है कि कितने एनजीओ ने क्या क्या खर्चा किया होगा, उसका कुछ ट्रैकिंग किया है उसने, और उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट मारा है। बिकॉज देवेंद्र फडणवीस इज नॉट अ पर्सन जो ऐसे हवा में कोई बात करे। तो सबसे पहले तो उसका कुछ तो उसके पास डेटा है कि भैया राहुल गांधी, अगर भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस का प्रोजेक्ट था तो कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से खर्चा करना चाहिए था, क्योंकि मोबिलाइजेशन जबरदस्त हुआ है। उसका फायदा भी उनको लोकसभा चुनाव में हुआ, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन करना, आज इतने लोगों को लाना हो तो खर्चा लगता है, उसके लिए जो लोकल नेता है उसको भी पैसा देना पड़ता है। और वो आप देखिए कहाँ से उसने मराठवाड़ा से एंट्री हुई, आगे गए, बॉम्बे में घूमे, ऊपर नॉर्दर्न महाराष्ट्र होके एमपी में जाके उन लोग ने किया, गुजरात में उन लोग ने एंट्री भी नहीं मारी थी भारत जोड़ो यात्रा में। तो इतनी जगह पे कार्यकर्ता को भी मोबिलाइज करने के लिए पैसा लगता है, उसके बाद में लोगों को लाना होता है, राहुल गांधी का वहां जो तामझाम होता है उसके लिए भी खर्चा होता है। तो एक तो था कि कांग्रेस ऑफिशियली खुद के अकाउंट से कर सकती थी, ऑफिशियली पैसा ले सकती थी, बाहर से भी ले सकती थी, और वो यहाँ वापर सकती थी कि भैया ये इस्तेमाल किया हमने भारत जोड़ो यात्रा को सक्सेस करने के लिए। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया, और उन्होंने, जो मुझे इससे समझ में आया है, कि 48 ऑड एनजीओ का यूज किया गया है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को यूज किया है ये पर्टिकुलर चीज के लिए। इसके अंदर अंजू जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा जी, कि बाहर से जो विदेशी फंडिंग आती है एनजीओ में, उसमें कोई रोक नहीं है। कोई अच्छा काम करते हो, क्योंकि बाहर अपने लोग भी रहते हैं, बाहर अच्छे लोग रहते हैं, जो भारत में जो लोग गरीबी के एरिया में काम कर रहे हैं, महिलाओं के एरिया में काम कर रहे हैं, शिक्षा, हेल्थ, ये सब में मदद करने के लिए बाहर से पैसा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एफसीआर करके कानून है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये 2010 में सोनिया गांधी की सरकार ने पास किया था, और तब सोनिया गांधी की सरकार ने ही डाला था, ये भाजपा ने नहीं डाला है, सोनिया गांधी की सरकार ने ही डाला था, कि धर्मांतरण के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविज्म, जिसको लॉबिंग बोलते हैं, एडवोकेसी बोलते हैं, उसके लिए पैसा अलाउड नहीं है। धर्मांतरण के लिए और पॉलिटिकल एक्टिविज्म के लिए पैसा अलाउड नहीं है बाहर का। आपको अगर धरना देना है, जंतर मंतर पे दो, या सिकरी बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे दो, शिंगू बॉर्डर पे दो, चलेगा, लेकिन पैसा देश के अंदर से आना चाहिए, उसके लिए बाहर से पैसा नहीं आना चाहिए। अब ये जो पैसा मुझे लग रहा है बाहर से पैसा है, जो फॉरेन फंडिंग है सोरोस की। सुमित जी ये बताइए कि जो 15 नवंबर 2024 को नेपाल में एक बैठक का जिक्र कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, और यहां तक कहा है कि उनके पास इसकी रिकॉर्डिंग है, जहां पर बहुत सारे नक्सली शामिल हुए थे, और उसमें वो लोग भी थे जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो तोड़ो यात्रा में नजर आए थे।
नहीं, ये तो है ही कि ऐसे लोगों का मोबिलाइजेशन होता है और ये रिकॉर्डिंग उनके पास होगी। ये रिकॉर्डिंग इज ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ओके, दिस ओनली अ टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये इट इज ओनली 1%, क्योंकि इतनी बड़ी बात करने के पहले उनके पास एनजीओस के लिस्ट होंगे, बाहर से कहां से पैसा आया है, कौन से देशों से पैसा आया है, उसका भी डिटेल्स होगा। उसके बिना देवेंद्र फडणवीस इस तरह की बात नहीं करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली सी इसके अंदर पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी भी है, क्योंकि बाहर से पैसा इंडिया के, भारत के अंदर पॉलिटिक्स किस तरह से होनी चाहिए, उसके लिए किस तरह से लोगों को मोबिलाइज करना, किस तरह से उनको भ्रमित करना, किस तरह से उनको बहकाना, उकसाना, मिसगाइडिंग, मिसलीड करना, बहकाना, लोगों को गलत रास्ते पे भेजना, वो फेक नैरेटिव है। लेकिन हम जिसे फेक कहते हैं, एक अर्बन नक्सल को आप पूछेंगे तो वो बोलेगा ये तो बात सही है। कोई आप एकदम हार्डकोर जिहादिस्ट इस्लामिस्ट को पूछेंगे तो वो बोलेगा ये सही है, ये तो बात ऐसी होनी चाहिए। आज मैं आपको एक चीज बोलता हूं, राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में उसने एकदम छोटी लड़की थी, एक वर्ग विशेष की, उसने पूरे काले कपड़े पहने थे। यानी हम बात कर रहे हैं कि लोगों ने, इवन बड़ों ने, ये एकदम जो धार्मिक कट्टरता है, जो एक रिजिडिटी है, जो एक रिग्रेसिवनेस है, एक अल्ट्रा कंजर्वेटिविज्म है, ये सब छोड़ के थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। और ये एक इतनी छोटी, आई थिंक 4-5 साल की बच्ची होगी, उसके साथ में वो कपड़े, यानी उसका मैसेजिंग क्या था? उसका मैसेजिंग था कि आई एक्सेप्ट ऑल द रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलीजन। मैं वो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष की सब ही एकदम रूढ़िवादी सोच है, जो पुरानी सोच है, जो आज के समय में जायज नहीं है, उसको भी मैं सपोर्ट करता हूँ। अब हमें ये गलत लग रहा है, लेकिन आप दूसरे लोगों को पूछिए तो वो बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो हमारे धर्म के पार्ट में है, तो इसमें अंदर कुछ गलत नहीं है। तो हम जिसे फेक कहते हैं, वो नरेटिव है उनके लिए। वो आपके टारगेट ऑडियंस कौन सी है, उसके हिसाब से वो नरेटिव फेक और सही हो जाता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये भी किया गया है, महाराष्ट्र के अंदर इतना मोबिलाइजेशन हुआ है, और देखिए उसका इम्पैक्ट कैसे आया इलेक्शन में। इवन शिवसेना को जो वोट मिला, जो तहसील पूना वाला भी बोल रहा है, और उसने बरखा दत्त के चैनल पे इंटरव्यू में भी बोला कि उद्धव ठाकरे को कौन से वोट मिले लोकसभा में और विधानसभा में, हमारे ही वोट मिले हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा वॉज अ होल एक्सरसाइज टू, भारत जोड़ो नहीं, मुसलमान वोट जोड़ो, मुसलमान वोटों को साथ में लेने के लिए पूरा भारत जोड़ो यात्रा किया गया था। सिर्फ उसको मुसलमान जोड़ो यात्रा नहीं बोल सकते थे, इसलिए भारत जोड़ो बोला। और आप दूसरा एक देखिए, मैं आपको ये फैक्ट्स, आप गूगल करेंगे, आपके दर्शक गूगल करेंगे, उनको मिल जाएगा। झारखंड में स्वराज्य का आर्टिकल है, न्यूज नेशन का आर्टिकल है, झारखंड में पीएफआई, जो कि एक इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने आईसिस के लिए रिक्रूटमेंट किया है, वो और वहां के नक्सल साथ में काम कर रहे थे और पकड़े गए थे। उनको, उनकी मीटिंग्स हुई है। यहां तक नहीं, दिल्ली में जो नक्सल्स थे उनका और पीएफआई के लोगों का रेगुलर मीटिंग होता था। ये पब्लिक डोमेन में आर्टिकल्स, आपके दर्शक गूगल करेंगे, उनको ये 2 आर्टिकल मिल जाएंगे। तो ये पूरा कांग्रेस लेफ्टिस्ट नक्सलाइट्स, जो जिसमें अर्बन नक्सल्स है और रूरल नक्सल्स है, जो प्रोपेगेंडा वाला पार्ट संभालते हैं और जो हाथ में बंदूक लेके सिक्योरिटी वालों को और आदिवासियों को मारते हैं, और इस्लामिस्ट जो जिहाद कर रहे हैं, जो टेररिज्म कर रहे हैं, उन लोग का एक टिकड़ी बन गई है, एक ट्राइका बन गया है, जो साथ में मिलके काम कर रहा है। और उन लोगों की साथ में बैठक हुई है। पर ये जो 48 एनजीओस की बात आ रही है जो देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, क्या इनका कनेक्शन उन 180 एनजीओ से भी है जिन्होंने मुंबई में विधानसभा चुनाव के दौरान मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश की? क्योंकि वहां पर भी तो लाखों नहीं, पैसा बांटा। ये अभी तक डिटेल्स बाहर नहीं निकली है, क्योंकि अभी तो देवेंद्र फडणवीस रिएक्शन देख रहे हैं कि कौन उड़ता तीर पकड़ के खुद का आत्मघात करेगा। लेकिन मैं आपको बोलता हूं अंजू जी, सबसे पहली बात, पैसा आया होगा। और ये मैं आपको मेरे एक्सपीरियंस से बोलता हूं, क्योंकि मेरा ये जो स्टडी है, एक एनजीओ है, उसके पास में एक पर्टिकुलर देश से एक पर्टिकुलर टाइप के एक एनजीओ ने पैसा भेजा था, और दूसरी जगह पे वही एनजीओ ने पैसा भेजा था, और वो एनजीओ भारत में जो एनजीओ है, वो धर्मांतरण के काम में इन्वॉल्व था, और वो पकड़ा गया, और ये फंडिंग ट्रेस हुआ ये विदेशी यूरोपियन एनजीओ के फंडर के पास।
उसने जो दूसरे में पैसा दिया था, दूसरे एनजीओ में, उसको भी नोटिस आ गई कि भैया आप क्या धर्मांतरण का काम कर रहे हो। ये जो अमित शाह जी के अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एफसीआरए डिवीजन है, एफसीआरए डिवीजन बहुत ही सतर्कता से काम कर रहा है। तो उन्होंने पूरा मैपिंग कर रखा है, ये पूरा उन लोग ने डेटाबेस निकाला होगा कि कहाँ से पैसा आ रहा है, उसने और कहाँ कहाँ पैसा दिया है। मैं आपको और एक उदाहरण देता हूँ। अपने पूर्व भारत में एक राज्य में कोविड के टाइम में, इलेक्शन के थोड़े टाइम पहले, वो स्टेट में, वो राज्य में इलेक्शन होने वाला, तो उसके थोड़े टाइम पहले $9.8 मिलियन वहां आए थे, वहां एक एनजीओ को मिला था और बोला कि वो वहां जो सेक्स वर्कर्स है जिनकी लाइवलीहुड खत्म हो गई है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, उनको सपोर्ट करने के लिए वो पैसा आया है। ओके, यानी कवर क्या हुआ कि गरीबों को मदद कर रहे हैं। वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए। उनके जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता है, उनको जो पैसा देना होता है कि वो काम चालू करे, उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ। लेकिन ऑफिशियली वो इस तरह से बताया गया कि दिस इज बीइंग ब्रॉट इन इंडिया फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस एंड दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर हेल्पिंग द सेक्स वर्कर्स। और ये जो एनजीओ जो बैंक के ब्रांच में से आया था, वो लंदन से 140 मील दूर एक छोटा सा गांव, वहां की एक छोटी सी बैंक से वो पैसा ट्रांसफर हुआ था। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में ऐसा उन लोग ने पूरा मैपिंग किया होगा कि कहाँ कहाँ से पैसा आया है। और बाद में देवेंद्र फडणवीस ने एक ये पूरा इनिशिएटिव लिया कि अब इनको एक्सपोज करने का काम चालू करना है। तो ये पहला स्टेप है, ये पॉलिटिकल नहीं है। अब मैं आपको बोलता हूँ इसके बाद में नोटिसेस जाएगी, ये 48 एनजीओ को नोटिसेस जाने वाली है, एफसीआरए की नोटिसेस जाएगी। और वो नोटिसेस का अगर उसके बाद में शायद ये भी हो सकता है कि ईडी की रेड गिरे। ये जितनी 48 एनजीओ है, यस, इनको नोटिसेस जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ से पैसे आए, क्यों आए, आपने क्या इंड्यूस किया है। और अगर उसका सेटिस्फैक्टरी नहीं हुआ तो शायद ईडी की रेड भी आ सकती है, या तो फिर नोटिस स्किप करके सीधा रेड भी चल सकती है उनके यहाँ, ये भी हो सकता है। और वो अगर रेड गिरी तो उनके जो एफसीआरए अकाउंट्स है वो भी बैन हो जाएंगे। और अगर इनके पास डायरेक्टली एफसीआरए अकाउंट्स नहीं होंगे, इनके लाइसेंस नहीं होगा, तो और बड़ी गेम होगी, क्योंकि इनके पीछे और एक लेयर रहेगा कि एक एफसीआरए होल्डिंग एनजीओ है, उसके नीचे ये 48 एनजीओ होंगे, और ये 48 एनजीओ के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं वो ये पर्टिकुलर एनजीओ में कंसल्टेंट करके काम करते होंगे। तो उसने अपने एनजीओ के, यानी यहाँ पैसा आया होगा, वहां से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो अब ये कैसे होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन ये दो ऑल्टरनेटिव्स है अभी। क्योंकि अगर मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप याद कीजिए कि जब ऑपोजिशन में थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे देवेंद्र फडणवीस, तो आप याद कीजिए कि तब भी उनके पास वो इंफॉर्मेशन होती थी कि सरकार को पता ही नहीं होता था। वो मनसुख वाला मामला देख लीजिए जिसमें फंसा था सचिन वाजे। अंजू जी, इसलिए तो एकनाथ शिंदे को भी होम मिनिस्ट्री चाहिए थी। आज देवेंद्र फडणवीस ने 5 साल होम मिनिस्ट्री में जो काम किया, वो अपोजिशन में बैठे थे, सरकार में नहीं थे, उसके पास कैसे पेनड्राइव आ गई। मैंने तब मजाक में, जब ये पूरा मनसुख हिरेन का मर्डर का केस था कि फाइल डिलीट हो गई है पुलिस रिकॉर्ड में से, मैंने मजाक में लिख दिया था कि देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनने दो, फाइल वापस बैकअप से आ जाएगी। तो स्टेट को कंट्रोल करना माइक्रो लेवल पे, फिर वो आतंकवादी हो, क्रिमिनल्स हो, इस तरह के लोग हैं, अपने शिवसेना के वसूली वाले लोग हैं, उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए जो देवेंद्र फडणवीस ने अंदर लोगों के साथ जो भाईचारा बनाया, जिस तरह से उसके पास इंफॉर्मेशन आ रही थी, उससे शिवसेना को पहली बार पता चला कि भैया होम मिनिस्ट्री अपने पास होनी चाहिए। आप देखिए, आज तक शरद पवार ने चीफ मिनिस्टरशिप जाने दिया लेकिन होम मिनिस्ट्री नहीं जाने दिया। शिवसेना को कब पता चला होम मिनिस्ट्री जरूरी है? जब उसके 40 लोग भाग गए सूरत, और सूरत से गुवाहाटी पहुंच गए, तब उनको पता चला। होम मिनिस्ट्री होती तो ये पता चलता हम लोगों को, क्योंकि उसके अंदर एक क्यू ब्रांच करके होता है। क्यू ब्रांच वाले के पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं होती, उन लोग सब पे नजर रखते हैं। तो अब इसलिए एकनाथ शिंदे ने बोला मुझे होम मिनिस्ट्री चाहिए जिससे मैं सब लोग के ऊपर कंट्रोल रख सकूं। और ये पूरा जो आप जानते हैं, हमारी चर्चा भी हुई थी इतना टाइम, पूरा होम मिनिस्ट्री के लिए, गृह मंत्रालय के लिए क्यों गड़बड़ी चल रही थी।
क्योंकि जो गृह मंत्रालय बराबर संभालता है उसके हाथ में पावर बाहर जाने के बाद भी उसके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। और देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से होम मिनिस्ट्री में काम किया है, ही नोज हाउ टू मैनेज होम मिनिस्ट्री। तो आज उसके पास ये 48 लोगों का नाम तो होगा ही, और ये दिल्ली से भी आया होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ ये 48 लोगों का बैलेंस, 3 साल के एफसीआरए रिटर्न्स, ये तीनों उसको, और बैंक के डिटेल्स उसके पास है ना, दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह जी के मिनिस्ट्री से उसके पास आए होंगे। उसके बिना देवेंद्र फडणवीस बात करने वाला आदमी नहीं है, वो हवा में बात नहीं करता। और दूसरा, ये तो चलिए 48 लोगों की लिस्ट है, और इसमें सवाल ये भी उठता है कि राहुल गांधी की यात्रा में खासतौर पर महाराष्ट्र वाला जो फेज था उसमें तो ऐसे लोग भी नजर आए थे, वो शेट्टी भी नजर आया था जो सोरोस की फाउंडेशन के साथ काम करता है, तो बहुत से ऐसे चेहरे नजर तो आए थे। जॉर्ज सोरोस जैसा बनिया, वो तो पहले बोलेगा भैया मैं तेरे हाथ में पैसा नहीं दूंगा, नहीं तो मुझे पता नहीं है तू कितना वापरेगा, इस्तेमाल करेगा और कितना तू साइड में घर पे लेके जाएगा, तो मेरा आदमी रहेगा वहां डिस्ट्रीब्यूशन संभालने के लिए और रास्ते पे सब देखने के लिए कि मेरा पैसा सही काम में जा रहा है कि नहीं। जॉर्ज सोरोस भी इसको खुद पैसा नहीं दे रहा है डायरेक्टली, वो खुद के आदमी को बीच में रख रहा है कि भैया तू देख, राहुल गांधी के हाथ में पैसा दिया तो बोफोर्स की तरह वो पैसा भी चला जाएगा। पैसा आया तो किस तरीके से आया होगा, एनजीओ तक भी पहुंचा होगा, जैसे आप बता रहे लंदन के गांव से बैंक से ट्रांसफर किया गया एक बार, तो ये पैसा किस तरह से आता है और कैसे फिर जिन जिन जगह वेंडर्स तक पहुंचना होता है वहां पहुंच भी जाता है, पता भी नहीं चलता। नहीं, ये बैंक से इसलिए सी मोदी जी ने क्या किया मालूम है, एफसीआरए में 2021 या 21 की बात है शायद, एक सर्कुलर इशू किया कि जिसको भी एफसीआरए में फॉरेन फंडिंग चाहिए उसने स्टेट बैंक का जो पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच है उसके अंदर अकाउंट रखना पड़ेगा। अभी क्या है, हजारों बैंक्स में हजारों ब्रांचेस है, यानी करोड़ों ब्रांचेस हो गई, तो हमारा कंट्रोल ही नहीं रहता कहाँ पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन भेज रहा है। यानी एक अगर मैं एक सुमीत मेहता, ऐसे समझिए एक सुमीत मेहता है तो जॉर्ज सोरोस का फ्रंट है, उसको 50 लोगों को पैसा देना है, एक झारखंड में है, एक तमिलनाडु में है, एक कश्मीर में है, एक कन्याकुमारी में है, एक मुंबई में है। अब मैं पैसा भेज रहा हूँ इतने अलग अलग जगह पे, तो ट्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, उसमें भी 10 अलग बैंक होगी। तो मोदी जी ने ये बोला कि सब सिर्फ स्टेट बैंक के पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच में ही पैसा आ सकता है, वहां ही एफसीआरए अकाउंट रह सकता है, उसके अलावा और कहीं अकाउंट रखना अलाउड ही नहीं है। इमीडिएटली सब एनजीओ धमाल करने लगे, जिसको ऐसा पैसा आ रहा था, हम लोग को तकलीफ होती है ब्रांच ओपन और बैंक अकाउंट ओपन करना, ये वो, बैंक अकाउंट ओपन करना कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिर्फ एफसीआरए लाइसेंस है, उसकी कॉपी लगानी है, आपको बैंक के फॉर्म्स भरने हैं, डिक्लेरेशन देने हैं, उसके अलावा तो कुछ नहीं है, और वो बाद में आपको लिंक करना है। लेकिन ये होता तो एक ही ब्रांच के अंदर अगर पैसा आ रहा है तो पता इजीली चल जाता है कि सुमीत मेहता कितने लोगों को पैसा दे रहा है, बिल्कुल, और कहाँ कहाँ पैसा जा रहा है। तो वहां धमाल हुई और अभी वो होल्ड पे चला गया है, अभी वो इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हो रहा है बराबर से, क्योंकि लोग उसको अपोज कर रहे हैं, एनजीओ अपोज कर रहे हैं। उसके अंदर एक तो बहुत ही मशहूर वकील है जिसके एनजीओ के ऊपर भी रेड गिरी थी और उसका एफसीआरए लाइसेंस भी कैंसिल हो गया, तो एक बहुत ही बड़े वकील का एनजीओ पे भी रेड गिरा था। और बाद में मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है उसके दूसरे 6 अकाउंट्स थे जिसके अंदर फॉरेन फंडिंग आया था, और उसने वो एफसीआरए को डिस्क्लोज नहीं किया। ओके, आपके पास एक नहीं, आप 10 अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में एफसीआरए डिवीजन में आपने लिख के देना है कि मेरे 10 बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, स्टेट बैंक, ये वो, ये वाला ब्रांच, ये अकाउंट नंबर, इसके अंदर फॉरेन फंडिंग आ रहा है। आपने वो किया नहीं था, उन्होंने तो रेड गिरी, तो ये सब पता चला, उसका एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल हो गया, ये मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है। ओके, तो ये चीजें कहीं तो भी बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज करके कहीं मिनिस्ट्री के अंदर ये सब डेटा होम मिनिस्ट्री में कंपाइल हो रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और उसका कहाँ लिंक्स है, किसको पैसे दिए गए, और वो पूरा एनालिसिस करके ही ये डेटा दिल्ली से देवेंद्र फडणवीस के पास आया होगा कि ये है, ऐसा हुआ है। तो मैं देवेंद्र फडणवीस के होम मिनिस्ट्री के साथ लिंक करना चाहूंगा कि कौन कौन लोग यहाँ इन्वॉल्व थे, उसके पीछे पुलिस लगाओ, उसके पीछे क्राइम ब्रांच वाले लगाओ या सीक्रेट लोगों को लगाओ, इंफॉर्मेशन निकालो, उनका पूरा ट्रैकिंग वो देवेंद्र फडणवीस ने किया होगा और कोलेट किया होगा डेटा, उसके बाद में बात करिए, उसके पहले बात नहीं हो सकती। सुमित जी, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने बहुत सारी एनजीओ को
बंद भी कर दिया था, ऐसी ही जिनको बाहर से फंडिंग आ रही थी, जो करते धरते कुछ नहीं थे लेकिन पैसा उनको मिल रहा था, उस वक्त भी बड़ी हाय तौबा मची थी। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी सारी एनजीओ अब भी काम कर रही हैं। नहीं, अभी भी ऐसी, इसके अंदर दो चीजें हैं। सबसे पहले कि एनजीओ के अंदर जो पैसा आता है, अब धर्मांतरण के लिए पैसा आता है, वो भी एक बहुत ही स्टाइल से आता है। एक तो पहले आप धर्मांतरण हो रहा है वो पता चलना चाहिए, और बाद में उसको आपने लिंक करना चाहिए फॉरेन फंडिंग के साथ। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, ये धर्मांतरण का नहीं है, लेकिन जो कुडानकुलम प्रोटेस्ट थे, ये कांग्रेस के टाइम में, सोनिया गांधी की सरकार के टाइम में ही थे, तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा था, उसके लिए पैसा स्कैंडिनेवियन देशों से वहां के चर्च ने, हाँ, टुटिकोरिन के डेकॉइस को, चर्च के ट्रस्ट को पैसा भेजा था, और वो पैसा यूज हुआ था कुडानकुलम प्रोटेस्ट को फंड करने के लिए। और सोनिया गांधी की सरकार ने 3 चर्च के, ये टुटिकोरिन के 3 चर्च के एनजीओ का लाइसेंस, एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल किया था। मोदी जी ने या हिंदुत्ववादी सरकार ने नहीं किया था, सेक्युलर सरकार ने किया था। तो पहले तो वो पूरा ट्रेस होना पड़ता है, और दूसरा है कि सब एनजीओ गलत नहीं है। 90% एनजीओ अच्छा काम करती है, 10% एनजीओ गलत काम करती है। अब जो 10% एनजीओ है उसमें जो ऐसे पकड़े जाते हैं ऑफिशियली, ये एक बात है। लेकिन मैं आपको इसका लूप होल बताता हूँ। सेक्शन 3 एफसीआरए में, उसके अंदर एक्सप्लेनेशन है, और मैं कानून में नहीं जाना चाहता, लेकिन मोडस ऑपरेंडी कैसे करते हैं। मुझे पैसा भेजना है, मैं सोरोस ने पैसा मुझे भेजना है, तब मेरे एनजीओ को भेजेंगे तो मोदी जी को पता चल जाएगा, तो मेरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अंदर सोरोस ये भी करेगा कि सुमित जी आप एक काम कीजिए, आप एक प्रेजेंटेशन या एक रिसर्च पेपर हमें बना के दीजिए। तो वहां की जो एनजीओ की, द स्टेट ऑफ दलित्स इन इंडिया, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर एक सुमित मेहता रिसर्च पेपर बना के देगा, उसके लिए मुझे मानधन मिलेगा। वो मानधन मुझे इंडिया में आएगा, उसके अंदर सब कैलकुलेशन होता है कि उसके ऊपर मैंने टैक्स भरना है, तो टैक्स का पैसा यानी 1 करोड़ होगा तो 1.5 करोड़ मेरे पास आएंगे कि मैं 50 लाख टैक्स भर दूं बकायदा, और बाद में जो 1 करोड़ है वो मैं मेरे एनजीओ में डोनेट कर दूंगा। ये लूपहोल है, सेक्शन 3 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर से ये लूपहोल निकला है। तो ये लूपहोल का यूज करके भी पैसा इंडिया में आ रहा है, लेकिन ये पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब तक वो पैसा, मेरा पैसा बाहर से आया और वो मैंने डोनेट किया और वो बाद में मैंने यूज किया, ये पूरा जब तक प्रूव नहीं होता, मनी ट्रेल, तब तक उसको रोक नहीं सकते हैं। तो ये वाला प्रॉब्लम है। और दूसरा, कहाँ यूज नहीं कर सकते, बायलैटरल रिलेशंस हो, कोई देशों के बीच के संबंध बिगाड़ने के लिए एनजीओ जो काम कर रहा हो, या तो फिर पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, पॉलिटिकल एक्टिविज्म, या तो फिर धर्मांतरण, ये वाले जो चीजें हैं, या फिर दो समाज के बीच में बंटवारा करने के लिए, वैसी चीजों के लिए एफसीआरए का पैसा अलाउड है, फॉरेन फंडिंग। तो वो ढूंढना बहुत डिफिकल्ट, इट इज नॉट वेरी इजी। पर ये जो पैसा चाइना से, सुमित जी, चाइना से जो 2008 में एमओयू हुआ था, उसके बाद हमने देखा राजीव गांधी फाउंडेशन का भी तो एफसीआरए लाइसेंस रद्द किया गया था। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसा आता था, वहां पर क्या था, उस पैसे का आना कैसे होता था, कहाँ इस्तेमाल होता था? पैसा अभी उसके पूरे डिटेल्स नहीं आए, लेकिन जितना हमें मीडिया में समझ में आता है, मीडिया रिपोर्ट से, क्योंकि अभी तक उसका जो इनिशियल रिपोर्ट है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, दैट इज आल्सो नॉट पब्लिक। तो एक तो इट वाज पॉलिटिकल एक्टिविज्म के मनी वाज टेकन, पैसा लिया गया था चीन से, किसके लिए, तो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। गवर्नमेंट के पास से चाइना को चाहिए वैसे कानून बनवाने के लिए या वैसे नियम बनाने के लिए वो पैसा कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं, उसमें गांधी परिवार ने खुद के ट्रस्ट में पैसा दिया था। तो इसके अंदर ये पॉलिटिकल एक्टिविज्म कहा जाता है। और ये सिर्फ इसमें नहीं हुआ है, दूसरा एक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च करके भी कांग्रेस का एक थिंक टैंक है, जो भी एनजीओ करके ही रजिस्टर हुआ है, जिसके अंदर मणिशंकर अय्यर की बेटी भी काम करती थी, यामिनी अय्यर। तो उसका भी इस तरह से लाइसेंस कैंसिल हुआ है। तो आप पॉलिटिकल एक्टिविज्म करना है तो आप बाहर से पैसा नहीं लेके आ सकते। आप सरकार के ऊपर आपको प्रेशर बनाना है कि ये कानून नहीं होना चाहिए, ये कानून होना चाहिए, उसके लिए देश के अंदर से पैसा लो, बाहर से पैसा मत लो। ये अपने गवर्नमेंट का, यानी सोनिया गांधी के टाइम से उसकी सरकार ने बनाए हुए कानून में ये इंटेंट क्लियरली लिखा गया है। जी, अभी जो घटनाक्रम चल रहा है संसद में,
राहुल गांधी को लेकर, और बीजेपी पहली बार फ्रंट फुट पर आकर सदन के अंदर सरोस और गांधी परिवार के रिश्तों पर बीजेपी ने बात की, आरोप लगाए। और जाहिर सी बात है, सदन में जब कोई नेता बोलता है तो तथ्यों के साथ बोलता है, सत्य बोलता है, झूठ नहीं बोलता। और फिर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से ये खुलासा कि किस तरीके से फंडिंग हुई राहुल गांधी की यात्रा को लेकर, आपको लगता है कि दोनों का एक साथ सामने आना कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ाने वाला है? नहीं, एक तो ये बहुत ही वेल ऑर्केस्ट्रेटेड है। दिल्ली में हो रहा है, यहाँ हो रहा है, संसद भवन में हो रहा है या विधान भवन में हो रहा है, यानी एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड स्टाइल में काम हो रहा है। आई थिंक उनके पास पूरा डेटा बना के रखा है। जो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था कि कैसे एनजीओ को ट्रैक किया कि पीछे किसके पास से पैसा आ रहा है, और करके बाद में उन लोग घेरने का काम कर रहे हैं। और मुझे जो लग रहा है ये मल्टी लेयर्ड काम होने वाला है। सिर्फ राहुल गांधी को वहां घेर नहीं रहे, यहाँ अब ईडी की रेड जब गिरनी शुरू होगी, उनके रिकॉर्ड्स पब्लिक में आएंगे, उसकी डिटेल्स भी जब पब्लिक में आएगी तो राहुल गांधी को और दिक्कतें बढ़ेगी, और राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की दिक्कतें बढ़ेगी। और अगर सबूत होने की बात करें, रिकॉर्डिंग होने की बात करें, तो जाहिर सी बात है देवेंद्र फडणवीस के पास वो पेन ड्राइव भी होगा। आपको याद होगा वो कितने घंटों का पेन ड्राइव था, जो एक वकील ने बातचीत करते हुए कहा था कि किस तरह से बीजेपी के नेताओं को फंसाना है, वो भी तो उनके पास था। तो भी तो बड़े खतरनाक तरीके से किया गया स्ट्रिंग ऑपरेशन था। तो इसका मतलब साफ है कि उनके पास रिकॉर्डिंग होगी और कभी भी वो रिलीज कर सकते हैं अब आराम से। वो रिकॉर्डिंग अगर रिलीज भी नहीं किया तो भी जो इसमें तो, क्योंकि मनी फ्लो एक बार आ जाता है ना, मनी फ्लो का डिटेल्स आ गया तो बहुत दिक्कतें आएगी। क्योंकि मनी फ्लो के बाद ये 48 एनजीओ अकेले नहीं होंगे जिसको सोरोस का फंडिंग आया होगा या सोरोस के फ्रेंड्स का फंडिंग आया होगा, उसने और वो फ्रेंड्स ने और कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं। हाँ, ये तो 48 सिर्फ महाराष्ट्र में है। यहाँ तो ऐसा है कि 4 बच्चों को पहले खड़े कर दिए बेंच पे कि भैया आपको पनिशमेंट मिलने वाली है। उसमें जो पूरे बस्ती को बच्चे हैं, सब लोग डर जाएंगे कि भैया अब हमारे भी पिटाई हो जाएगी। तो अब मैं ये देखना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों में जितने भी एनजीओ हैं जो कांग्रेस के साथ इस तरह का काम करते हैं, उसमें से कितने के ट्रस्टीज क्या क्या हालत हो जाएगी उनकी। तो क्योंकि उनको पता है कि अगर महाराष्ट्र में रेड गिरेगी तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं गिरेगी, वो झारखंड में भी गिरेगी, तमिलनाडु में भी गिरेगी, कश्मीर में भी गिरेगी, कन्याकुमारी में भी गिरेगी। तो रेड एक जगह पे नहीं गिरेगी, ये कोऑर्डिनेटेड रेड्स होने वाली है। तो आपका कहने का मतलब है कि पंडोरा बॉक्स खोल दिया है देवेंद्र फडणवीस ने, और इसका असर पूरे देश में दिखेगा। जहां जहां इस तरह की एनजीओ काम कर रही हैं कांग्रेस के लिए और बाहर से फंडिंग आती है सिर्फ कांग्रेस के प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए। तो अब देखते हैं सर इसमें आगे क्या होता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनके पास रिकॉर्डिंग है, सबकी नजर इस बात पर है कि वो रिकॉर्डिंग कब सामने आए, और जब वो सामने आएगी तो कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा जवाब देना। लेकिन आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी, मेरे लिए समय निकाला सुमित जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद।